तो आज हम लोग गवर्नमेंट बजट को पढ़ेंगे और गवर्नमेंट बजट के कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन होगा, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर दो वर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट, बजट का मतलब क्या है भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हर वित्तीय वर्ष जो होगा एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा कि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से और सरकार पैसे को खर्च किस तरीके से करेगी। मतलब दो एंगल में अगर इसको देखा जाए तो सरकार के पास क्या कि टोटल रिसीट कहाँ से आएगा, मतलब टोटल जो प्राप्ति होगा वो कहाँ से होगा, और सरकार खर्च क्या करेगी आने वाले साल के लिए। याद रखना इसको कभी भी आने वाले साल के लिए प्रस्तुत किया जाता है, आने वाले साल के लिए। अब आने वाले साल के लिए का मतलब क्या है भाई, अब सरकार तो बजट 1 फरवरी को पेश कर रही है कि नहीं, लेकिन वो लागू होता है किससे, 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च के लिए, 31 ऑफ मार्च। तो ये 1 फरवरी को इसीलिए लाया जाता है ताकि ये 2 महीने में जो भी सारे बजट में इंट्रोड्यूस बिल हैं उनको पारित करवाया जा सके। सबसे लंबा अगर कोई सेशन होता है तो वो बजट सेशन होता है, जहां पर बहुत समय लगता है कि भाई कौन फाइनेंस बिल है, कौन मनी बिल है, कौन एप्रोप्रिएशन बिल है, बहुत सारे बिल को पास किया जाता है ताकि वो बजट को या बजट में सिंक्रोनाइज किया जा सके और आगे चलकर चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये बेसिक वाली बात है। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर एक और है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। आपको पता होगा भाई आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे का काम क्या रहता है या इकोनॉमिक सर्वे क्या डिनोट करता है, बीते वर्ष में हमारे देश ने किस तरीके से परफॉर्म करा एज पर द बजट। पिछले साल बजट लाया गया होगा भाई, जैसे मान लो कि 2000 अभी 26-27 में लाया गया बजट, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो 2025-26 का होगा। जो 2025-26 का बजट होगा उसका पूरा एनालिसिस होगा कि सरकार ने क्या सोचा था और एक्चुअल में सरकार ने कितना खर्च करा, कितनी हमारी जीडीपी रही, कितनी हमारी फिस्कल डेफिसिट रही, राजकोषीय घाटा रहा, कितना हमारा प्राथमिक घाटा रहा। इन सब सारी चीजों को देखकर चलती है। तो हमें यहाँ पर दो चीज समझ के चलना है कि रिसीट और एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और हिस्ट्री को देखते हुए फिर हम लोग आगे मेन जो है वो बजट के कंपोनेंट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया। हमारे देश में जब बजट शुरुआत में 1860 में, अगर ब्रिटिश एरा में शुरुआत अगर किया जाए या फिर ब्रिटिश एरा से शुरुआत किया जाए तो 1860 में सबसे पहली बार हमारे देश में बजट लाया गया था, ठीक है। और यहाँ ये वाला डेट ना भी याद रखो चलेगा, बट ये वाला डेट जरूर याद रखना। 1860 में जेम्स विल्सन, ठीक है, कौन, जेम्स विल्सन द्वारा जो है हमारे देश में जो है वो बजट को पेश किया गया था। दूसरा याद करने वाली चीज क्या है, 1947-47 जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो लियाकत अली खान जो है उन्होंने सबसे पहली बार एक इंटीरियम बजट पेश करा कि जब तक प्रॉपर तरीके से कोई गवर्नमेंट चुनकर नहीं आ जाती है तब तक जो है कुछ एक बजट होना चाहिए जिसके थ्रू सरकार चलाई जाएगी। तो उसमें इंटीरियम बजट, इंटीरियम का मतलब क्या, आंतरिक बजट, जो कुछ समय काल के लिए ही लाया जाता है। कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लो कि अगस्त में इलेक्शन होना है, या अगस्त में छोड़ दो, फरवरी मार्च में इलेक्शन होना है, तो कुछ समय के लिए अगर मान लो कि फरवरी से मार्च या मार्च से अप्रैल 3-4 महीने के लिए अगर आपको बजट लाना है, ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि दिसंबर में नया सरकार जो है वो चुन कर आए, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च जो है, ठीक है, ये 3 महीने के लिए एक नया बजट ला दिया गया भाई। तो इस तरीके से इंटीरियम बजट जो है वो लाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और पहला इंटीरियम बजट या फिर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का इंटीरियम बजट किसने लाया था, लियाकत अली खान ने। तीसरा बात है 26 नवंबर 1947 को हमारे देश में सबसे पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट आया, मतलब जो पूरी तरीके से 1 साल के लिए आया, जो कि कहां पर है, किसने लाया भाई, आर के सन्मुखम चेट्टी बोलते हैं, ठीक है, आर के सन्मुखम चेट्टी। तो ये 3 लोगों का नाम याद रखना है और 3 डेट याद रखना है। इसमें डेट ना भी याद रखो तो ये भी चलेगा, लेकिन ये वाला डेट जरूर याद रखना, 26 नवंबर 1947 को एक तरीके से आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा जो है प्रेजेंट किया गया, जो कि उस वक्त के हमारे देश के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, उसके पहले देखिए ना, 47-48 का इंटीरियम बजट शुरुआत में पेश किया गया, लेकिन इलेक्शन हो गया। ये कब किया गया, नवंबर में। और ये 47 के शुरुआत में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, आजाद हुए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो वो 3 महीने में तो कुछ था नहीं, इसीलिए वो इंटीरियम बजट पेश किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा याद करने वाली चीज, यहाँ पर जो फैक्ट है भाई ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है,
मैं बता रहा हूँ कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम में, तो एक तरीके से इसको ध्यान देकर जरूर चलना है। यहाँ पर देखिए 3-4 चीजें यहाँ भी याद करना है, जैसे वहां पर हमने 3 बंदों का नाम याद रखा था, यहाँ पर याद रखना है कि 2017 और 18 एक मेन डेट है जब पहली बार जो है हमारे देश में बजट 1 फरवरी से जो है वो पेश होना शुरू हुआ। पहले क्या होता था भाई, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, कोई सा भी वीक, जैसे देखो अभी अगर देखा जाए 1 फरवरी को संडे था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 2026 और 27 का बजट जो है वो पेश किया गया, क्योंकि ये डेट जो है वो फिक्स रखा गया। डेट में कोई परिवर्तन, चाहे संडे है, मंडे है, चाहे रविदास जयंती या कोई जयंती है, ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से वहां पर पेश किया जाएगा, या सिंपल सी बात है। लेकिन 2017 और 18 से ये परंपरा शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले क्या था, उसके पहले था लास्ट वीक ऑफ फरवरी, कि कोई भी फरवरी का जो फरवरी का लास्ट वीक होता था उसमें से किसी भी दिन जो सरकार को लगा उसके हिसाब से वो प्रस्तुत करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा प्रायर टू द बजट ऑफ ईयर 2017 और 18 द बजट वाज प्रेजेंटेड इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी। तो ये 2 बात याद रखना है। तीसरा यहाँ पर 2 कमेटी का नाम याद रखना है, एक तो विवेक देबरॉय कमेटी और एक कमेटी का नाम याद रखना है एक्वर्थ कमेटी। दोनों जो 2017 और 18 के बजट में सिर्फ ये चेंज नहीं हुआ कि 1 फरवरी से बजट पेश होगा, उसके अलावा ये भी चेंज हुआ कि जो हम लोग रेलवे बजट है, जो रेल का बजट है और जो आम बजट है, जो जनरल बजट है, वो हम लोग दोनों क्या करेंगे, साथ में पेश करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। 1860 से जो बजट हमारे यहाँ आ रहा था, ठीक है, वो दोनों साथ में आ रहा था, लेकिन 1924 में एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन से रेलवे बजट और आम बजट को अलग किया गया था। लेकिन 2017 और 18 में विवेक देबरॉय की कमेटी ने रेलवे बजट और आम बजट को दोनों को साथ में ले आया। तो ये भी 3 बात याद रखना है। क्या 1 फरवरी 2017-18 में क्या हुआ भाई, 1 फरवरी और ऊपर से रेलवे बजट और आम बजट को साथ में ला गया, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है। और उसको अलग कैसे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से किया गया था, एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन से। बस ये रटा होना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक। आगे अगर देखो नेक्स्ट थोड़ा सा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अब बहुत जरूरी है भाई कि संवैधानिक तरीके से कहीं बजट शब्द का तो इस्तेमाल हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल शब्द हुआ है। तो ये जो आर्टिकल 112 और 113 और 114, ये 3 आर्टिकल आप लोग को याद रखना है, ठीक है। गुस्से में क्या, चाय पी लिए, चलो बढ़िया। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर 112 में आर्टिकल में क्या, द प्रेसिडेंट शैल, क्या बोला गया, द प्रेसिडेंट शैल एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू ले एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड क्यों बोला गया, अनुमानित ही रहता है ना। तो 112 आर्टिकल में ये बात बोला गया कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या होंगे, संसद के दोनों सदनों को साथ में मिलाकर वो बजट की प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद ही बजट पेश होता है। देखना जब बजट पेश होगा उसके एक दिन पहले संसदीय मीटिंग होती है दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा का, जहां पर ये जो प्रेसिडेंट होते हैं या होती हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं कि हाँ भाई अब जो बजट है वो पेश किया जाए, ठीक है, और आने वाले साल के लिए, तो वो एक तरीके से शुरुआत करते हैं। क्लियर। तो ये बात 112 आर्टिकल में लिखा गया है कि 112 आर्टिकल के तहत कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल जो होगा एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लानी होगी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझे, क्या होगा भाई, हर वित्तीय वर्ष क्या होगा, अनुमानित प्राप्ति होगा और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। उसकी शुरुआत कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर टेबल करती हैं दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर देखा जाए 113 में क्या बोला गया है, हम लोग सिर्फ जनरली 112 पढ़ के चलते हैं जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी होता है, 113 भी पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय 113 आर्टिकल भाई, अनुच्छेद अगर 113 देखा जाए तो राष्ट्रपति के की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। समझ रहे हो, मतलब क्या, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि जितना भी पैसा सरकार बोल रही भाई हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा ये करेंगे वो करेंगे, तो ये ग्रांट के लिए डिमांड ही तो कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना एक भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, तो 113 में क्या बोला गया, 112 में ये बोला गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सरकार जो है वो एक तरीके से रिलीज करेगी, लेकिन वो प्रेसिडेंट के परमिशन से, या फिर बोला जाए प्रेसिडेंट जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे और सरकार को प्रस्तुत करना होगा एक्सपेक्टेड या फिर एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर। और 113 में ये बोला गया कि कोई भी अनुदान की मांग जो होगा वो प्रेसिडेंट के पूछे बिना नहीं लिया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पर 113। अब देखो थोड़ा सा 114 में क्या बोला गया, 114 आर्टिकल में क्या बोला गया, सीएफआई से रिलेटेड है। सीएफआई मतलब संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सीएफआई में मतलब क्या बोला गया, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द सीएफआई विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मंजूरी दे दी प्रेसिडेंट ने दे दिया, प्रेसिडेंट की मंजूरी जरूरी है और पार्लियामेंट की भी मंजूरी जरूरी है। मतलब अगर सरकार ये बोल रही है कि भाई हम लोग आने वाले समय में 50 या 500 करोड़ का जो है नया वंदे भारत एक्सप्रेस बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो सब सारा सीएफआई से पैसा निकलेगा। अब वो सीएफआई से पैसा निकलेगा तो वो पहले वहां के लोगों की मंजूरी चाहिए होगी। अगर वहां मैक्सिमम जो है वो अगर बोलेंगे कि ये मंजूर नहीं करते हैं, तो एक तरीके से कभी भी वो पैसा वो निकाल नहीं सकते हैं। देखते हो कि अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग पैसा दिया जाता है। जब हमने बजट को डिस्कस करा था तो वो सब सारा जो है वो सब पास कराना होता है एक एक कर पार्लियामेंट से। अब चूंकि सरकार ही बजट को पेश कर रही है और बहुमत में है तभी तो वो पेश कर रही है, तो जनरली ये माना जाता है कि पास तो हो ही जाएगा। कभी कभी दिक्कत परेशानी होता है जब जो है क्या है गठबंधन की सरकार होती है तब, और उसमें कोई मतभेद हो रही हो तब। लेकिन जनरली जो भी सारा एक तरीके से पैसा निकाला जाता है वो 114 आर्टिकल के तहत सीएफआई फंड से निकाला जाता है। अभी सीएफआई के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा या फिर क्रिप्स में समझिए सीएफआई का मतलब क्या होता है, भारत की संचित निधि का मतलब क्या होता है। इट इज द मेन फाइनेंशियल अकाउंट, एक फाइनेंशियल या फिर बोला जाए एक मुख्य वित्तीय खाता होता है सरकार का, जो करों शुल्कों और अन्य प्राप्तियों सहित सभी राजस्व के लिए एक केंद्रीय पूल होता है। जितना भी सरकार के पास राजस्व आता है, राजस्व आने का मतलब क्या, जितना भी रिसीट आता है, ठीक है, वो सब सारा पैसा कहां पर जाता है भाई, सीएफआई फंड में जाता है। फिर उसको सरकार जो है वो बोलती है कि भाई इतना पैसा आएगा आने वाले साल में, तो हम ये पैसा यहाँ खर्च करेंगे, और आपसे ये अनुमति लेते हैं कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे। और सीएफआई के तहत जो है 114 आर्टिकल के तहत उसको अनुमति लेना होता है पार्लियामेंट से। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो अगर सिंपल से कोई भाषा में अगर पूछे कि सीएफआई संचित निधि क्या होता है, तो सरकार की जितनी भी प्राप्ति है, इसमें आगे चलकर अभी देखेंगे हम लोग, पेंशन वाला पैसा नहीं रहता। पेंशन वाला पैसा जो होता है वो सरकार अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। जैसे अटल पेंशन योजना है, तो अटल पेंशन वाला जो योजना वाला पैसा है वो एक तरीके से सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन जनरली जितने भी सारे टैक्स और नॉन टैक्स के पैसे प्राप्ति में जनरली क्या होता है भाई, टैक्स और नॉन टैक्स और लोन वाला पैसा, हाँ या ना, ठीक है। रिसीट और एक्सपेंडिचर आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। तो रिसीट में दो होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। दो होता है, प्राप्ति दो तरीके के, एक राजस्व प्राप्ति, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, और एक होता है कैपिटल रिसीट जो पूंजीगत प्राप्ति। रेवेन्यू रिसीट में दो तरीके से आता है, टैक्स का पैसा आता है और एक नॉन टैक्स का पैसा आता है। जैसे नॉन टैक्स क्या हो गया, फाइन वगैरह हो गया, टैक्स क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वो सब सारी चीजें, जितना भी एक्साइज ड्यूटी, वो सब सारी चीजें, समझ रहे हो। तो ये सब सारा पैसा जो होगा वो कहाँ, एक पूल में। एक पूल में मतलब क्या, पूल होता है, पूल का मतलब क्या बोलते हैं, एक जगह जहां पर सारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा, दैट अकाउंट इज नोन एज सीएफआई, ठीक है। कौन सा फंड होगा, सीएफआई में जाकर जमा होता है, ठीक है। लोन वगैरह, लोन जो लेते हैं सरकार, जो लोन लेती है बाहर से या ग्रांट वगैरह मिलता है बाहर से, वो सब सारा पैसा, अभी उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे चलकर। ये समझ में आ गया 114। अब देखो यहाँ पर अगर की कंपोनेंट सीएफआई का देखा जाए तो सीएफआई में कौन कौन से, तो दो है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। मतलब दो तरीके से उसमें अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एक तो भाई राजस्व खाता और एक होता है पूंजीगत खाता या पूंजी खाता जो होगा। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें दोनों चीज सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा जो आ रहा है, जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसको भी मेंटेन किया जाता है कि नहीं, क्योंकि पैसा अगर खर्च कर रही है सरकार रेवेन्यू से, राजस्व से, तो उसकी जो व्यय है उसको भी तो एक तरीके से मेंटेन करेगी। तो जो सीएफआई का फंड जहां पर मेंटेन होता है, तो उसको एक तरीके से वहां पर रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को मेंटेन किया जाता है, रेवेन्यू रिसीट को भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी।
क्लियर, ठीक है, ये मेंटेन किया जाता है और ये सारा चीज यहाँ पर प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना पैसा अभी जहां से आएगा वहीं से तो पैसा निकालेंगे। अब ज्यादा सीएफआई में पैसा जमा हो रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिकमेंडेशन से हम लोग पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग जहां से पैसा आएगा वहीं से निकालेंगे। तो सीएफआई में पैसा आता है, हम लोग निकालते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्या होता है भाई, पब्लिक डेट होता है, लोन होता है, एडवांस होता है, ये सब सारी चीजें जो होगा वो आपको कैपिटल अकाउंट में देखने को मिलेगा, जो कि आपको सीएफआई के अंदर होगा। ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इनटू अ सिंगल अकाउंट फैसिलिटेटिंग द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये क्यों किया गया, सोचो, अगर सरकार का पैसा 4 खातों में अलग अलग रहेगा, क्यों बोला जाता है कि भाई हम लोगों का एक ही खाता होना चाहिए, उससे आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से कर पाओगे। वो अलग बात है, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, एक एक खाता खुलवाया, उसमें वो लोग उसमें यूपीआई का फैसिलिटी रख रहे हैं और दूसरे वाले खाते में यूपीआई का फैसिलिटी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे भाई सही चीजों को, इसी वजह से तो वो 2 अकाउंट खोल रहे हैं। अलग पर्पस के लिए अगर खोला गया तो अलग बात है कि भाई एक एक रखते हैं कि लोन अकाउंट रखते हैं, उसमें लोन 3-4 लोन हमारा चल रहा है, तो उसमें एक ही बार पैसा डालेंगे, वो लोन का पैसा कटता जाएगा, दूसरा खाता रहेगा, उससे हम लोग अपना घर का खर्चा चलाएंगे, तो वो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सरकार इसीलिए सीएफआई में सारे एक्सपेंडिचर और सारे रिसीट को मेंटेन करके चलती है, ताकि सरकार को पता रहे कि भाई 100 रुपया हमारे पास आया, 100 रुपया में हमने 70 रुपया निकाला है या 60 रुपया निकाला है, और 70 रुपया भी निकाला तो 40 रुपया हमने किस लिए निकाला, 20 रुपया हमने किस लिए निकाला। इसलिए एक अकाउंट होना जरूरी है जहां पर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों मेंटेन किया जा सकता है, सॉरी कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट दोनों मैनेज किया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पर, राजस्व और पूंजी दोनों सीएफआई के अंदर, क्लियर। अब देखो आगे, आगे अगर देखा जाए 266 आर्टिकल 266 में क्या बोला गया, हमने देखा 112, 113, 114, ठीक है, ये 3 आर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 266 पता होगा, क्या पता होना चाहिए। टू अगर 66 में अगर देखा जाए, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द, देखो ये बोला गया, संविधान में बोला गया कि जितना भी पैसा सरकार के पास आएगा, ठीक है, वो सब सारा क्या होगा, कहां पर जमा करना होगा सरकार को, सीएफआई में। पहली बात तो ये कहां बोला गया भाई, 266 आर्टिकल। ऑल अदर पब्लिक मनी, जैसे कि पीएफ वाला पैसा, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया, ठीक है, शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट, ये सार्वजनिक खाता में जमा होगा। मतलब यहां क्या देखने को मिल रहा है, सरकार के पास 2 खाता, एक तो भाई सीएफआई और दूसरा है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट जो सीएफआई में होता है उसमें 2 अकाउंट ये लोग मेंटेन करते हैं, एक तो रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, एक पूंजी खाता और एक राजस्व खाता। और जो पब्लिक अकाउंट होगा उसमें अदर जितने भी पेंशन वगैरह हैं, ठीक है, या पोस्टल जो इंश्योरेंस वगैरह, वो सब सारा जो पैसा होगा सरकार कहां पर क्रेडिट करेगी भाई, पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक खाता। सार्वजनिक खाता से अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है उसको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सीएफआई से एक भी रुपया अगर खर्च कर रही है सरकार, ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया दोनों में यहां तक। तो 266 में यह बात बोला गया भाई कि कुछ जो पैसा होगा वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, कुछ जो पैसा होगा संचित निधि में जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, पब्लिक अकाउंट भारत का सार्वजनिक खाता। द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर 266(1), अगर यहाँ 266 अगर आर्टिकल में देखा जाए दोनों के बारे में बात किया गया भाई, सीएफआई के बारे में और पब्लिक अकाउंट के बारे में बात किया गया। सीएफआई जो है वो 266(1) में आता है, ठीक है, और पब्लिक अकाउंट जो होता है 262(2) में आता है। सब पार्ट 2 समझ गया यहाँ पर। तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डायरेक्टली अगर बात करे कि भाई पब्लिक अकाउंट जो या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल में आता है, तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोलोगे, 266(2), ठीक है। तो यहाँ बोला गया पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टैब्लिश किया जाएगा भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, एंड दिस अकाउंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन वेयर द गवर्नमेंट एक्ट एज अ बैंकर, मीनिंग टू होल्ड एंड मैनेज द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। वो जितनी भी जनता ने अपना पैसा रखा हुआ है, जो पीएफ का पैसा रहता है, वो कहीं ना कहीं लोग रखते हैं ना कि भाई ये हमारा पैसा जो हम बाद में चलकर आपसे लेंगे, तो जो भी पैसा सरकार के पास रखा जाता है वो सरकार खुद ही मैनेज करती है। एक है टैक्स रखने के लिए नहीं दिया जा रहा, याद रखना, टैक्स को वापस नहीं करना है, देख रहे हो, समझ रहे हो।
टैक्स का पैसा वापस नहीं करना है, लेकिन जो पीएफ वाला पैसा उसको तो वापस करना है सरकार को ना भाई। तो उसको अभी खर्च कर देगी, अचानक से पीएफ का पैसा सब विड्रॉ कर लिया, कहां जाएगी सरकार? सरकार का पूरा सीएफआई का फंड गड़बड़ा जाएगा भाई, समझ रहे हो? तो यहां पर एक बैंक का काम क्या रहता है? हमारा पैसे को सुरक्षित रखना। सेम उसी तरीके से हमारे पैसे को सरकार भी सुरक्षित रखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। पब्लिक अकाउंट जो है वो 5 हेड में डिवाइड, एक तो सेविंग, जो स्मॉल सेविंग होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग हुआ, वो सीएफआई में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। जो रिजर्व फंड होता है, जो सरकार रिजर्व करके रखती है कि भाई कोई इमरजेंसी के सिचुएशन में हम लोग, वैसे एक अलग कंटिजेंसी फंड भी होता है, लेकिन एक सरकार जो रिजर्व फंड है वो भी यहाँ पर रखती है, जो कि जिसका इस्तेमाल जो है अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो गया तभी एक तरीके से ये सब पैसा जो है वो निकाला जाता है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। डिपॉजिट एंड एडवांसेस और सुप्रीम एंड मिसलेनियस, कुछ सुप्रीम और मिसलेनियस और रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब जो प्रेषण होगा, प्रेषण मतलब जो भारत सरकार के पास जो पैसा बाहर से, विदेश से कमाए गए लोगों के पास से वहां से यहाँ आता है, तो उन सब सारे पैसों को कहां पर? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखा जाता है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अभी आएंगे। कंटिजेंसी में कॉर्पस फंड अलग से रखा जाता है, ठीक है, जिसमें जो है इमरजेंसी के सिचुएशन में उसको निकाला जाता है विद रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिजर्व फंड अब 2 जगह रिजर्व नहीं रख सकती सरकार, बनाया गया, लेकिन सरकार भी अपने तरफ से लेके चल रही है ना। ये वाला तो है भाई कि जितना पीएफ वीएफ का पैसा आया है, ठीक है, पीएफ वीएफ का पैसा आ रहा है, उसको हम लोग एज ए रिजर्व भी कुछ पैसा, अब यहां से मान लो कि 100 रुपए जमा हुआ सरकार के पास, अब पीएफ का पैसा, ठीक है, या फिर सारा जो पब्लिक अकाउंट में, इसमें सरकार ने बोला भाई 20 रुपए हम लोग साइड रखेंगे, 80 रुपए हम लोग कहीं निवेश करते हैं, शेयर वेयर ले लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देता है, देख रहे हो? तो सरकार उसको अपने हिसाब से घुमाती है ना, कि भाई अगर कुछ रिजर्व करके रखेंगे ताकि ऐसा ना हो कि सारे पैसा हम लोग लगा दिए सब डूब गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने हिसाब से भी रिजर्व लेके चलना होगा ताकि आगे चलकर दिक्कत परेशानी ना हो। आई बात? क्या रिबेट इसी से कटेगा? हाँ हाँ, सारे चीज इसी से, ना सब इसी से, क्योंकि अब रिबेट के लिए अलग अकाउंट रखेंगे तो हो गया। अब सरकार ने मान लो कि यहाँ से 80 रुपया कहीं ने इन्वेस्ट कर रखा है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज कर रखा है, तो उससे जो सरकार को लाभ प्राप्त हुआ वो रखा हुआ यहाँ पे, समझ रहे हो? क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखो थोड़ा सा, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है? एक तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है। अब यहां समझना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी, एक संसदीय क्या भाई समिति है, जो कि एग्जामिन करती है सरकार की एक्सपेंडिचर और सरकार की रेवेन्यू को। याद रखना, सरकार के पास कितना पैसा एक्चुअल में आया और सरकार किस तरीके से खर्च करी, क्या सरकार सही तरीके से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया संसदीय लेवल पर, जिसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। याद रखना, ये क्या करती है भाई? एग्जामिन करती है कि जो लोक लेखा, जो सहित सरकार को, सरकार के व्यय और राजस्व की जांच करती है, लोक लेखा समिति। आई बात समझ में? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक खाता समझ में आया? सार्वजनिक खाता या फिर जितने भी सारे सरकार के पास पैसे आ रहे हैं उसको एग्जामिन करना कि सरकार सही से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कौन कौन कमेटी करके चलेगी। लेकिन ये देखना यहाँ पर कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, याद रखना कि ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं, नहीं तो कोई ना कोई आर्टिकल देखने को मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पर पीएससी जो है वो कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर रहते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो टोटल 22 मेंबर रहते हैं इसके। तो दोनों का लोकसभा की मेंबरशिप इसलिए अधिक रखी गई है क्योंकि ज्यादा अकाउंटेबल जो होता है वो जो चुना गया बंदा है वो एक तरीके से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 15 और 7 जो है वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन, मतलब राज्यसभा के मेंबर भी वहां पर रहेंगे जो एक तरीके से जांच पड़ताल करेंगे सरकार की पूरी राजस्व और प्राप्ति को, ठीक है, राजस्व प्राप्ति हो गया या फिर व्यय को, ठीक है। आगे देखेंगे कंटिजेंसी फंड, यहां तक लिखिए। आई बात समझ में?